हेलो दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है और हम अब बात करने जा रहे हैं अपनी जो यूनिट चल रही थी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देख ली थी। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लिया था। आगे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स का अपन ने देख लिया था, जिसमें कि आप हम मोनोसेकेराइड हो चुका था, ओलिगोसेकेराइड हो चुका था। अब देखते हैं आगे ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम बात करने जा रहे हैं कि ये हमारा MGU MP UP सारी जो बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए हैं, सारी जो बोर्ड है उनके लिए हैं, और आपका जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उनके लिए हमने वाटिका स्टडी IQ शेखावाटी यूनिवर्सिटी के नाम से चैनल चला रखा है, जहां आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी की पूरी क्लासेस मिल जाएगी एंड कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में एग्ज़ाम कब होनी है, एग्ज़ाम कब होगी, सारा कुछ वहाँ होगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं ट्राइसेकेराइड अपनी टॉपिक की। ये जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड की 3 यूनिट देते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था मोनोसेकेराइड, जिसमें 1 यूनिट मिल रही थी, जिसको अपन जल अपघटन नहीं कर सकते, उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। फिर अपन ने पढ़ा था डाइसेकेराइड, ओलिगो और डाइसेकेराइड पढ़ लिया था। ठीक है, डाइसेकेराइड में 2 से 10 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते थे। इसमें क्या प्राप्त होते हैं, इसमें प्राप्त होते हैं मोनोसेकेराइड की 3 यूनिट प्राप्त होती है। अपने को कितनी यूनिट प्राप्त होगी, 3 यूनिट प्राप्त हो जाएगी। इसका सामान्य सूत्र होता है C18, मतलब कार्बन की संख्या 18, हाइड्रोजन की संख्या 33 और ऑक्सीजन की संख्या 16 होगी, जिसे रेफिनेज, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रेफिनेज। ये रेफिनेज का, अब आपको ये पूछ ले रेफिनेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो C18H33O16। ठीक है, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि ट्राइसेकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी आप ये बता सकते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या हो, पोली का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पोली का मतलब होता है बहुत सारे। तो बहुत सारे का मतलब यहाँ यह कार्बोहाइड्रेट उच्च मॉलिक्यूल्स वेट वाले होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, उच्च होता है बाकियों की तुलना में। जो जल अपघटन पर असंख्य, यानी असंख्य मतलब कि उनको गिना नहीं जा सकता, असंख्य मतलब बहुत सारे, असंख्य संख्या में मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं, मोनोसेकेराइड के यूनिट देंगे। आपने जिसमें मोनो में तो पढ़ा था कि वो यूनिट देते ही नहीं, उनको यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता। फिर आपने पढ़ा था डाइसेकेराइड, उसमें आपको 2 से 10 यूनिट प्राप्त हुई थी, प्लस ट्राइसेकेराइड में आपने 3 यूनिट प्राप्त की, और पोली में बहुत सारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, फिर है स्टार्च, इसके एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, अब ये पॉलीसेकेराइड को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हेमी पॉलीसेकेराइड और दूसरा हीमो है, दूसरा क्या है, हेटेरो पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अपन इसके बारे में बात करते हैं। पहला बात करते हैं हीमोपॉलीसेकेराइड। ये जल अपघटन पर समान प्रकार की, हीमो का मतलब भी समझ में आ रहा है कि हीमो का मतलब होता है समान और हेटेरो का मतलब होता है 2 भिन्न भिन्न। आपने पहले भी हीमो हेटेरो के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं, समान यूनिट देते हैं, जो क्या होती है, इसका एग्जाम्पल स्टार्च देख सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से भी, ऐसे पॉलीसेकेराइड का नाम बताओ जो समान प्रकार की यूनिट देते हैं, तो क्या लिख दोगे आप, स्टार्च बता दोगे। और जो असमान प्रकार की जल अपघटन के दौरान देते हैं वो सेलुलोज, यानी वो किस में आते हैं, हेटेरो पॉलीसेकेराइड में, जो जल अपघटन के समय विभिन्न प्रकार की यूनिट देते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं अपन बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली थी, एक तो आपने फिजिकल पढ़ ली थी और एक केमिकल पढ़ ली थी। अब तीसरी कौन सी है, अपचायक, जो स्टार्टिंग में देखा था उसको इंग्लिश में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ बोलते हैं। तो क्या हो गया, बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अपचायक प्रकृति के आधार पर। तो देखो आइए, रिड्यूसिंग शुगर। अब इस बेसिस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो रिड्यूसिंग और एक कौन सा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। तो पहले अपन रिड्यूसिंग के बारे में बात करते हैं। चलो आइए देखते हैं क्या होती है रिड्यूसिंग। अपचायक शर्करा, वे शर्करा जो फैलिंग सॉल्यूशन, जो फैलिंग सॉल्यूशन में, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, रिएक्शन देने वाला प्रोडक्ट है ये, वह टोलेन रिएजेंट को अपचयित कर देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फैलिंग सॉल्यूशन
क्या होते हैं, ये रिएक्शन देने वाले प्रोडक्ट होते हैं और टोलेन रिएजेंट को अपचायित कर देते हैं। क्षारीय माध्यम में रिड्यूसिंग शुगर एल्डिहाइड ग्रुप देगी और अम्लीय माध्यम में कीटोनिक ग्रुप देगी। ठीक है, क्योंकि अपना बेसिस किस पे है, एल्डिहाइड और कीटोन पे पूरा कंप्लीट बेस है। कीटोन बनाते हैं जो इनका अपचायक अभिकर्मक के रूप में कार्य करने के लिए कैपेबल बनाता है, जो क्या करता है, इनको अपचायक के रूप में अभिकर्मक का कार्य करने के लिए कैपेबल बनाता है। आगे देखो, रिड्यूसिंग के निम्न गुण होते हैं। रिड्यूसिंग के गुण बताए हैं, 2 गुण हैं। पहला तो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर में अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक शुगर ग्रुप होना चाहिए। इसके 2 गुण होते हैं। पहला तो एक तो क्या होना चाहिए, अल्फा या तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, दोनों में से एक प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। इसके प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, कैरेक्टर है। फिर सेकंड क्या है, इस प्रकार के शुगर में साम्य चक्रीय हीमो कैटेलिक स्ट्रक्चर खुली चेन स्ट्रक्चर के रूप में, मतलब कि इसमें चक्रीय नहीं होती, साइकिल में नहीं होती, उसमें खुली चेन होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अपन देख सकते हैं, एक तो मैं इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक तो क्या लेंगे, होमोसेसिटल, एक होमोकीटल लेंगे। ठीक है, जो क्या करेगा, ये एल्किल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एसीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, होमोसेसिटल बन जाएगा। फिर ये कीटोन जो एल्किल एल्कोहल है वो कीटोन के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, हेमीकीटल बन जाएगा। ठीक है, इतना देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो देखते हैं, चले आइए देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हेलो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अपना कंप्लीट हो चुका है, अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग कंप्लीट हो चुका है, अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात करते हैं। तो क्या होती है ये नॉन रिड्यूसिंग, मतलब कि रिड्यूसिंग नहीं होगी, है ना, रिड्यूस नहीं होगी। तो ये नॉन रिड्यूसिंग के साथ फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। उसमें जो प्रॉपर्टी अपन ने बताई थी, उसमें जो कैरेक्टर था उसका क्या था कि उसमें या एक तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। इसमें शर्त क्या है, इसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या थी, इसमें क्या है, अतः या टोलेन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट रिएजेंट को उपचयित नहीं करते, और उसमें क्या कर रहा था कि ये उनको उपचयित कर रहा था। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस भी मान सकते हो, या फिर आप इजी हो जाएगा, अगर आपको एक याद हो रहा है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल अपोजिट है, तो बिल्कुल अपोजिट है तो वही याद करने में। अब अपना जो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है, अपना अब टॉपिक है ग्लूकोज। इसी के अंदर अपने को टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर है टॉपिक है, अपने खूब सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से एक एक करके सारे टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे यहाँ सिलेबस के अंदर, जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। तो अपना जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक अपने कवर किया है, उसी के अंदर अब ग्लूकोज भी एक टॉपिक है, उसको भी अपन कवर करेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, फर्मेंटेशन, कंप्लीटली इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो देखो ग्लूकोज क्या होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में भी बहुत ज़रूरी होता है ना, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मोनोसेकेराइड है, तथा इसमें क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में मोनोसेकेराइड यूनिट्स पाई जाती है। यह अधिकांश जैविक क्रियाओं में भाग लेता है, अपनी जैविक क्रियाओं में, अपने में मान लो जब प्लांट्स में होता है वैसे होता है, अपने में भी ग्लूकोज जब कमी हो जाती है तो ग्लूकोज के ड्रिप्स चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्टार्च, ग्लूकेगॉन, सेलुलोज का मुख्य भाग होता है। ये क्या होते हैं, जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। पहले तो जो जीवित जीव होते हैं वो अपनी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनमें काम में लेते हैं। फर्स्ट सेकंड क्या होती है, ये स्टार्च, ग्लूकेगॉन और सेलुलोज का मुख्य भाग है। ठीक है, फिर होता है ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त एल्डोहेक्सोज। एल्डो तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हेक्सोज क्यों दिया है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सोज दिया है, तथा यह खुली श्रृंखला, खुली यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है और रिंग स्ट्रक्चर दोनों में पाया जाता है। मतलब कि ये ओपन चेन में भी होता है और ये स्ट्रक्चर उसमें भी होता है, साइकिल में भी होता है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में भी होता है। ग्लूकोज को डिटॉक्स कहा जाता है, डिटॉक्स कहा जाता है। ठीक है,
तथा यह नेचर में भी पाया जाता है। यह कहाँ प्रेजेंट होता है? नेचर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, इसी में अब आपके हैं कि ये किसके साथ रिएक्शन करेगा। पहले इसकी रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन विथ टोलेन रिएजेंट। पहले किसके साथ करवाएंगे? टोलेन रिएजेंट के, फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ और फिर बेनेडिक्ट के साथ। 3 है, तीनों के साथ नहीं करता तो एक बार करवाएंगे कि आपको मिलता क्या है। ठीक है। फिर है ग्लूकोज मुख्यतः हेमी एसिटल के रूप में पाया जाता है। अब इसकी रिएक्शन टोलेन के साथ करवाएंगे तो ये ग्लूकोज मुख्यतः हेमी एसिटल के रूप में पाया जाता है, परंतु यह एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ग्लूकोज की क्रिया वीक ऑक्सीकारक अभिकर्मक जैसे वीक जो मतलब कि जो कमजोर है, वीक है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक से जैसे टोलेन रिएजेंट के साथ होती है। मतलब कि इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगी? वीक टोलेन रिएजेंट के साथ होती है। तो ये रजत दर्पण प्राप्त करता है। इससे क्या प्राप्त होगा? रजत दर्पण प्राप्त होगा तथा ये ग्लूकोज स्वयं ग्लूकेगोनिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये ग्लूकोज किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा? ग्लूकेगोनिक एसिड में। अभी यहाँ करवा के देख देते हैं। Ag2O क्या है? ये क्या है? ये आपका टोलेन रिएजेंट जिसे रजत दर्पण भी कहा जाता है। ग्लूकोज प्लस Ag ये टोलेन रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपको? ग्लूकोगोनिक एसिड प्लस Ag बन जाएगा आपके। ठीक है। अब अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? रजत दर्पण प्राप्त हो रहा है तथा ये स्वयं ग्लूकोगोनिक एसिड में प्राप्त हो जाएगा। ये ग्लूकोगोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा अपने को। इसके बाद अपने को जो रिएक्शन करवानी है किसके साथ करवानी है? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ करवाएंगे? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। फेलिंग सॉल्यूशन में भी ग्लूकोज का किस में करवा देंगे? कॉपर ऑक्साइड में पीपीटी से प्राप्त कर सकते हैं रिएक्शन करवा के। ठीक है, वो देखेंगे अपन अपने को क्या उसमें भी ग्लूकोगोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी के बाद में अपन रिड्यूसिंग शुगर देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे क्या देखेंगे? बेनेडिक्ट रिएजेंट देखेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें क्या बनता है, उसमें भी क्या बनेगा? ग्लूकोगोनिक एसिड बनेगा। इन तीनों में एक सिमिलरिटी होती है कि इनमें क्या बन जाएगा? ग्लूकोगोनिक एसिड बन जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो फिर है इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। ऐसे अपन 4-5 रिएक्शन करवाएंगे कंप्लीट और अपना ग्लूकोज का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन फ्रुक्टोज पढ़ेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए कल न्यू क्लास आएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको नोट्स से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि आपको और कौन से टॉपिक की ज़रूरत है। कम्प्लीटली टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जो कि आपके लिए इनफ है। कम्प्लीटली नोट्स का निचोड़ तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हैं, फिर कहूँगी शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हैं तो एक और चैनल है उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी क्लासेस कम्प्लीटली। अगर यहाँ भी आपको बॉटनी जूलॉजी की भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि आपको बॉटनी और जूलॉजी की क्लास अरेंज करवाएंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री की क्लास भी रेगुलर नहीं होगी। आपके सपोर्ट के आधार पर ही ये केमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी। धन्यवाद। इसी के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।